हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, एकदम चकाचक। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर को जो डिटरमाइन करते हैं उन फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर जनरल टर्म देखेंगे कुछ कि मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, कंप्लायंस क्या होता है, डिस्टेंसिबिलिटी क्या होती है हार्ट की, और ये सब जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद में फिर अगला वीडियो आएगा शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर और दूसरा होगा लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर। लेकिन ये चैप्टर आप अच्छे से समझेंगे तभी आगे समझेंगे। तो शॉर्ट टर्म किससे रेगुलेट होता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम द्वारा। और लॉन्ग टर्म किससे होगा? किडनी द्वारा। तो उसके बारे में उस वीडियो में पढ़ लेंगे डिटेल में। तो चलो यहाँ पर शुरू करते हैं ब्लड प्रेशर, यानी कि आर्टेरियल ब्लड प्रेशर डिटर्मिनेट्स। जो चैप्टर है वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। ठीक है, जनरली इसको बीपी कह देते हैं। अगर हम स्पेसिफाई ना करें, इसको स्पेसिफाई ना करें कि वेनस बीपी है। अगर कोई वेनस बीपी बोल दे रहा है तो वो तो भैया वेन का होगा ही, लेकिन जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर होता है जनरली बीपी इसी को कहते हैं, ब्लड प्रेशर इसी को कहते हैं। तो ये चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स ऑफ द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। इसमें कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं कि पहले नंबर तो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर का डिफिनेशन ही देख लो। आर्टेरियल बीपी का डिफिनेशन ही पता होना चाहिए। तो आर्टेरियल बीपी का डिफिनेशन क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो पीछे बता चुके हैं वीडियो में, यहाँ में लिख लो। तो जो ब्लड प्रेशर होता है क्या होता है? आर्टरीज पे ब्लड द्वारा लगाया गया फोर्स होता है ब्लड प्रेशर, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। तो ये अपने तरफ से यूज कर दो वर्ड। और साथ में क्या होगा, ये यूनिट एरिया ऑफ द आर्टरीज पे लगाया गया फोर्स होता है। और ये फोर्स किसके द्वारा लगेगा? ब्लड के द्वारा। तो क्या होगा इसका डेफिनेशन? द फोर्स exerted by blood on unit area of arterial blood pressure, arterial vessels. The force exerted by blood on unit area of arterial vessel, और ये कैसा होगा? परपेंडिकुलरली लगता है। तो ये परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। देखो ऐसे ये क्या है, रेड से बनाते हैं ना, ब्लड वेसल है। ये देखो ब्लड वेसल है, इससे फोर्स, इसमें क्या है? ब्लड बह रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। और जो ब्लड लगाएगा फोर्स परपेंडिकुलरली ऑन द ब्लड वेसल पे, जो ब्लड वेसल का वाल होगा उस पे जो फोर्स लगाएगा, ठीक है, कौन लगाएगा? ब्लड। इसमें भैया ब्लड भरा होगा और ये क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। तो इसी फोर्स को क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। ब्लड वेसल वाल यहाँ पर ऐड कर लो, ठीक है। तो ये आर्टेरियल ब्लड प्रेशर हो गया। अब देखते हैं कंप्लायंस क्या होती है। कंप्लायंस आगे भी बताएंगे, लेकिन यहाँ ये लिख दो, कंप्लायंस क्या होती है। कंप्लायंस का जो फार्मूला होता है सीधी से दिखाते हैं, वो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन प्रेशर होता है। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हो? चेंज इन आर्टेरियल ब्लड वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन आर्टेरियल प्रेशर। तो ये क्या है, अब लिख ही देते हैं, अपने आप ही लिख लोगे। चेंज इन द आर्टेरियल ब्लड वॉल्यूम, आर्टेरियल ब्लड वॉल्यूम चेंज है। और ये क्या है? आर्टेरियल प्रेशर चेंज है। इसे कहते हैं कंप्लायंस। कंप्लायंस क्या होता है? चेंज इन द आर्टेरियल ब्लड वॉल्यूम इन यूनिट आर्टेरियल प्रेशर चेंज। तो ये क्या कहलाएगा? कंप्लायंस। जितना चेंज होगा ब्लड वॉल्यूम का यूनिट प्रेशर आर्टेरियल चेंज में, उसे कहेंगे कंप्लायंस। और अगर कंप्लायंस ज़्यादा होगी
कंप्लायंस ज़्यादा होगी तो डिस्टेंसिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। डिस्टेंसिबिलिटी ज़्यादा होगी। डिस्टेंसिबिलिटी मतलब क्या है कि मतलब कोई ब्लड वेसल है ये कितना फैल सकता है, कितना फैल सकता है, और जितना ज़्यादा फैलेगा ब्लड वॉल्यूम उतना ही बढ़ेगा। ये जितना फैलेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इसका इसमें ब्लड वॉल्यूम होगा। तो ये फार्मूले से भी देख सकते हो, चेंज वॉल्यूम में जितना ज़्यादा होगा ब्लड का वो कंप्लायंस को बढ़ाएगा। तो ये कंप्लायंस के बारे में बात हो गया। अगला देखते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये बात हुआ, यहीं पर देख लेते हैं डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और इधर लेते हैं डायस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक बीपी। ये क्या होता है, मिनिमम फोर्स यानी कि मिनिमम प्रेशर इन आर्टरी, इन आर्टरी, आर्टरी डायस्टोल क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, कितना होता है, कितना होता है 80 mmHg, कितना होता है 120 mmHg, 120 mmHg, ठीक है। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, मिनिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स या कह दो मिनिमम प्रेशर, प्रेशर इन एन आर्टेरियल पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर ट्रेस, मिनिमम प्रेशर इन एन आर्टेरियल पल्स प्रेशर ट्रेस। ये क्या होता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम प्रेशर इन एन आर्टेरियल पल्स प्रेशर ट्रेस। तो ये बात हो गया सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बारे में। अब हम देखते हैं अगला पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। तो पल्स प्रेशर क्या हो जाएगा, पल्स प्रेशर जो होगा वो होता है, यहाँ नहीं लिख सकते हो ना, इधर उल्टा लिख दिया हूँ मैं। तो पल्स प्रेशर क्या होता है, पल्स प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, यानी कि 120 माइनस 80 बराबर कितना आएगा 40 मामा हाजी, ठीक है, mmHg। तो ये हो गया पल्स प्रेशर के बारे में। अब हम मीन ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं। अगला है मीन ब्लड प्रेशर, ये सब जनरल टर्म में जो आपको आना चाहिए, मीन ब्लड प्रेशर, मीन बीपी। तो मीन ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं। मीन ब्लड प्रेशर जो होता है ये होता है डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर बीपी। ये क्या हो गया, मीन बीपी। मीन बीपी क्या था, डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। फिर निकालोगे तो कितना आएगा, लगभग 80 प्लस 40/3, कैलकुलेट करो कितना आएगा, लगभग 80 प्लस 4 1,4 13, ठीक है, लगभग 13.3। इसको जोड़ दो तो 3 इधर कर दो, 3 93 mmHg आ रहा है लगभग, ठीक है। तो लगभग हम 90 mmHg मानते हैं कि मीन ब्लड प्रेशर होता है। तो ये बात हुआ मीन ब्लड प्रेशर के बारे में। अब देखते हैं पल्स प्रेशर हम पता कर लिए। अब एक विंडिकेशन इफेक्ट होता है, विंडिकेशन इफेक्ट क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो है विंडिकेशन इफेक्ट, विंडिकेशन इफेक्ट, विंडिकेशन इफेक्ट क्या होता है, ये होता है कि इलास्टिक जो वाल है आर्टरीज की वो कितना, वो डायस्टोल के दौरान क्या करती है, रिलैक्स करती है। तो यही जो प्रोसेस होता है क्या कहलाता है, विंडिकेशन इफेक्ट। जो आर्टेरियल वाल होगी वो जब रिलैक्सेशन होगा उसका, यानी कि जब डायस्टोल होगा तो क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। इसी इफेक्ट को कहते हैं विंडिकेशन इफेक्ट। तो ये क्या है, द इलास्टिक रिकॉइल, द इलास्टिक रिकॉइल
in the aorta and large elastic arteries during diastole followed by systole। ठीक, followed by systole। तो जब the elastic recoil in the aorta and the large elastic arteries during diastole followed by systole, तो जब डायस्टोल करेगा फैलेगा, तो जो एओर्टा थी या लार्ज आर्टरीज थी उनमें जो आर्टरीज होंगी उनमें क्या होगी, इलास्टिक रिकॉइलिंग होगी। इस इफेक्ट को कहते हैं बिंड कीजल इफेक्ट कहते हैं। तो ये कुछ जनरल चीजें थी। अब हम कुछ और चीजें जनरल देखते हैं जो जनरल है। जैसे कि देखो, अगर कोई पर्सन कर रहा है स्टर्नस एक्सरसाइज कर रहा है, वो भी आइसोटोनिक टाइप की, टोन उसका क्या है, सेम है, आइसोटोनिक टाइप की। तो इस कंडीशन में जो सिस्टोलिक बीपी होता है, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर, और इधर देखो डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर देखो, जब एक्सटर्नल एक्सरसाइज करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो क्या करता है, डिक्रीज। वहीं पे जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो क्या करता है, इंक्रीज। अगर एक्सटर्नल एक्सरसाइज होती है आइसोटोनिक कंडीशन में, तो सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज करता है, डायस्टोलिक प्रेशर डिक्रीज करता है। इसका मतलब जो डायस्टोलिक प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर, वो डिफरेंशियल मैकेनिज्म से एक्ट कर रहा है, ना कि सेम। तो मैं यहाँ पर केवल यही चीज़ समझाने का बात कर रहा था कि क्या हो रहा है कि ये डिफरेंशियल मैकेनिज्म से काम वर्क करते हैं। क्योंकि जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है ये कार्डियक आउटपुट पे निर्भर करता है, और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे निर्भर करता है। तो इसका मतलब जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है ये डिटरमाइंड बाय कार्डियक आउटपुट, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है ये डिटरमाइंड बाय टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो ये मैं बता रहा हूँ, यानी कि मैकेनिज्म दोनों का अलग है, इसीलिए एक्सटर्नल एक्सरसाइज करेंगे आइसोटोनिक कंडीशन में तो सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज होता है, डायस्टोलिक प्रेशर डिक्रीज होता है। ये बात हो गया। अब हम आर्टेरियल प्रेशर पल्सेशन के बारे में बात करते हैं, और इसका एक ग्राफ देखते हैं। इसी चीज का। भैया लाइक वाइक कर दिया करो यार, लाइक नहीं करते हो तुम सब, अच्छा नहीं लगता भाई, कसम से यार, दिल से बुरा लगता है ऐसा, लाइक नहीं करते हो तुम सब। देखो, एक ग्राफ खींचते हैं और उसमें देखते हैं सिस्टोल डायस्टोल, और ये जो एओर्टिक आर्टेरियल प्रेशर पल्स कांटूर है, ये क्या है, आर्टेरियल प्रेशर पल्स कांटूर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कुछ डिजीज में, उसके बारे में बात करेंगे। देखो क्या होता है, ऐसे कुछ ग्राफ आता है, यहाँ पे बनता है इंस्यूरा, उसके बाद में नीचे जाता है और इसे ऊपर जाता है। यह है ग्राफ बिटवीन द टाइम एंड आर्टेरियल प्रेशर के, जो कि किस में है, मामा हाजी में है, और टाइम जो है मिनट में ही होगा, ठीक है। तो आर्टेरियल प्रेशर एमएचजी में है, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, इसे कहेंगे आर्टेरियल पल्स प्रेशर कांटूर। आर्टेरियल पल्स प्रेशर कांटूर, चूंकि आर्टेरियल पल्स प्रेशर कांटूर है, ये जो मैक्सिमम
प्रेशर अटेन होता है, कितना होता है 120 mmHg, 120। तो ये क्या होगा, सिस्टोल को दिखा रहा है, सिस्टोलिक प्रेशर को दिखा रहा है। और जो मिनिमम होगा कितना होगा 80 mmHg, क्योंकि किसको दिखा रहा है, डायस्टोल को। किसको दिखा रहा है, डायस्टोल को। यहाँ पे एक इंसिस्यूरा आता है, इंसिस्यूरा मतलब कि एक पिट जैसा बनता है, और ये बनता है ड्यू टू ग्राविटी जैसा बनता है, इसे कहते हैं इंसिस्यूरा, इंसिस्यूरा। और ये होता है ड्यू टू ए बी वाल्व क्लोज होने से, ए बी वाल्व क्लोजर। तो ए बी वाल्व के क्लोज होने से इंसिस्यूरा आता है ग्राफ में, ये ध्यान रखना। जो पल्स प्रेशर कंट्रोल है उसमें क्या आता है, इंसिस्यूरा ड्यू टू ए बी वाल्व क्लोजर। तो ए बी वाल्व जब बंद होगा तो इंसिस्यूरा होगा, ये बात हुआ। अब ध्यान देना, जहां पर ये ए बी वाल्व क्लोज हो रहे हैं, मतलब कि ए बी वाल्व क्लोज हो रहे हैं, मतलब कि अब एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आ रहा है, और अब वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा कहाँ पे, वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, देखो वेंट्रिकल दो होते हैं, राइट लेफ्ट। जो राइट साइड होगा उससे किस में जाएगा, पल्मोनरी वेन में, और एओर्टा में जाएगा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तक क्या होता है, जहाँ इंसिस्यूरा आएगा इसके इस साइड वाला ये दिखाया हुआ है सिस्टोल, सिस्टोल आप किसका, आर्टेरियल का बात कर रहे हैं ना, आर्टेरियल। और ये सिस्टोल दिखाया हुआ है, ये दिखाया हुआ है डायस्टोल। ये क्या है, डायस्टोल है, ये डायस्टोल है। तो ये बात हुआ। और जो बीच का इनका डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, पल्स प्रेशर होगा। तो ये डिफरेंस क्या हो गया, पल्स प्रेशर हो गया। ये डिफरेंस क्या हो गया, पल्स प्रेशर हो गया। अब अगर हम मीन बीपी की बात करें, मीन बीपी की बात करें, तो मीन बीपी का भी उसका फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 क्या होगा, पल्स प्रेशर का, ठीक है। तो इसका भी निकाल सकते हैं। तो ये आर्टेरियल पल्स प्रेशर कंट्यूर है, और ये आर्टेरियल पल्स प्रेशर कंट्यूर बहुत ही क्लिनिकली इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये चेंज हो जाता है कुछ क्लिनिकल कंडीशन में। जैसे कि देखते हैं हम, इसी का हम आर्टेरियल लिख नहीं रहे हैं, बस आर्टेरियल पल्स प्रेशर कंट्यूर ही देख रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट, ये नॉर्मल है, ये टिपिकल है, ठीक है। अब इसी में क्या होगा, चेंज होगा और कंडीशंस होंगे, तो उनके बारे में बात करते हैं। देखो ये अगर जो पीक आ रहा था, देखो इसे ऊपर जाएगा और सीधे इसे क्या नीचे आए, और ये बहुत ही शार्प, मतलब अगर जा रहा है उसके बाद में फिर ऊपर, फिर ऐसे करके, और फिर थोड़ा सा नीचे, और ऐसे नीचे जा रहा है। अगर इस टाइप का दिखा पा रहा है तो ये होगा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस डिजीज में, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया होगा। तो ऐसा ग्राफ आएगा, आर्टेरियल प्रेशर पल्स कंट्यूर ऐसा दिखाई पड़ेगा। अगर एओर्टिक स्टेनोसिस हो जाएगा तो ये बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है, ऐसे हो जाएगा कुछ, जो इंसिस्यूरा होगा बहुत ही छोटा बनेगा, ये इंसिस्यूरा यहाँ पे है, ठीक है, छोटा सा। तो ये ऐसा दिखाई पड़ता है एओर्टिक स्टेनोसिस में, एओर्टिक स्टेनोसिस में। तो एओर्टिक स्टेनोसिस में एओर्टिक पल्स प्रेशर कंट्यूर ऐसा दिखाई पड़ेगा। अगर बात करें पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस में, तो यही जो होगा, ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है लेंथ पीक का, छोटा सा कंटूर आएगा और फिर नीचे जाएगा और ऐसे ऊपर उठ जाएगा, फिर छोटा सा कंटूर आएगा, इंसिस्यूरा आएगा और नीचे से जाएगा। तो ऐसा कुछ दिखाई पड़े तो वो क्या होगा, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस कंडीशन में कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो ये इंसिस्यूरा होता है लगभग दिखाई नहीं पड़ता है, ओवरलैप कर जाता है, ठीक है। तो ये देखो बिल्कुल ओवरलैप कर लिया है। और यहाँ पे जो ये मार्जिन है, मतलब ये
ग्राफ है ये लगभग 160, जो प्रेशर आता है वो 160 mmHg तक ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 160 mmHg तक चढ़ जाता है। और इसमें जो होता है ए भी 160 mmHg तक ऊपर जाता है, यानी कि ए भी 160 mmHg तक ऊपर जाएगा। लेकिन जो ये वाला दिखाता है एओर्टिक स्टेनोसिस, इसमें नॉर्मल ही होता है, ऊपर की ऊंचाई नॉर्मल होगी 120 mmHg। और शुरू तो सबका शुरू तो एक ही होगा ना, 80 mmHg, ठीक है। शुरू तो सबका सेम है, इसका भी शुरू सेम है, शुरुआत सेम है 80 mmHg। तो ये बात हुआ पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस के बारे में। अब दूसरा देखते हैं जिसमें इंसिस्यूरा, जो ये इंसिस्यूरा दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई ही नहीं पड़ता है, वो होता है एओर्टिक रिगर्जिटेशन में। तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन में कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, यानी कि इंसिस्यूरा ही गायब हो गया, ये एओर्टिक रिगर्जिटेशन है। एओर्टिक रिगर्जिटेशन में ऐसा ग्राफ आता है। तो ये आर्टेरियल पल्स प्रेशर कॉन्टिन्यू था, ठीक है। क्या था ये? आर्टेरियल प्रेशर पल्स कॉन्टिन्यू हो या आर्टेरियल पल्स प्रेशर कॉन्टिन्यू हो की बात है। तो ये बात हो गया। अब हम देखते हैं ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है पल्स प्रेशर का। ये पल्स प्रेशर का ट्रांसमिशन का कंट्यूर है, मतलब ऐसे ही पल्स प्रेशर होंगी, जनरल ऐसे ही दिखाई पड़ती हैं। और ये डिजीज कंडीशन में कैसी दिखाई पड़ती हैं उनके बारे में बात हो गया। देखो भाई यार, पल्स प्रेशर का जो फार्मूला होता है, पल्स प्रेशर जो होता है ये होता है स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन आर्टेरियल प्रेशर। तो ये भी फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, पल्स प्रेशर इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन आर्टेरियल प्रेशर। अब हम देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ पल्स प्रेशर। देखो जो पल्स प्रेशर होता है ये लार्ज जो वेसल होंगी उसमें ज़्यादा होता है, और स्मॉल आर्टरीज या जो स्मॉल आर्टरीज होती है उसमें डैम्पिंग दिखाई पड़ता है। तो मोर इन, यहाँ पॉइंट लिख लेना, मोर इन लार्ज आर्टरीज एंड shows damping in small arteries। स्मॉल आर्टरीज में इनका डैम्पिंग हो जाता है, मतलब ये छोटी हो जाती है। वेलोसिटी की बात करें कंडक्शन ट्रांसमिशन की, तो जो वेलोसिटी होती है पल्स ट्रांसमिशन की, वेलोसिटी आप पल्स ट्रांसमिशन देखते हैं, पल्स ट्रांसमिशन देखते हैं। तो वेलोसिटी आप जो पल्स ट्रांसमिशन होगी वो नॉर्मल एओर्टा में कितना होती है? नॉर्मल एओर्टा में होती है 3 से 5 मीटर पर सेकेंड। लार्ज जो आर्टेरियल ब्रांच है, लार्ज आर्टेरियल ब्रांच जो होते हैं उनमें होती है 7 से 10 मीटर पर सेकेंड, 7 से 10 मीटर पर सेकेंड। वहीं पर जो स्मॉल आर्टरीज होगी, स्मॉल आर्टरीज उसमें 15 से 35 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाती है। सोचो भैया, यानी कि स्मॉल आर्टरीज के एरिया कम तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, ये तो आप ला से भी समझ सकते हैं। तो स्मॉल आर्टरीज में क्या होता है, वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है और साथ में ये डैम्पिंग, जैसे नीचे आएगा तो डैम्पिंग शो करेगा। क्या शो करेगा? डैम्पिंग, मतलब कि कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ग्राफ के बारे में बात करते हैं डैम्पिंग वाला। देखो ये ट्रांसमिशन का बात हो रहा है, ठीक है। मैं डिलीट कर दिया हूँ, लेकिन आप लोग वो लिखे तो होंगे। देखो जो जैसे मान लो ये क्या है, फेमोरल आर्टरी, फेमोरल आर्टरी है। और बात करते हैं रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, और एक लेते हैं आर्टेरियोल और कैपिलरी, आर्टेरियोल और कैपिलरी। अब हम देखते हैं पल्स प्रेशर ट्रांसमिशन।
यानी कि जो पल्स प्रेशर कंटिन्यू था, आर्टियल पल्स प्रेशर कंटिन्यू था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा है, देखो इसमें इंसिसिवरा बनता है ना, ऐसे इंसिसिवरा होगा तो चलेगा, मतलब कि ये क्या होगा, नॉर्मल नॉर्मल होगा फेमोरल आर्टरी में, मतलब कि चल रहा होगा। जैसे जैसे आएगा जो रेडियल आर्टरी में, तो रेडियल आर्टरी में कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। मतलब ये वाला नोटिस करो, डैम्पिंग इसकी हो जा रही है, छोटा हो जाता है। ये वाला नोटिस करो, ये ज़्यादा ही इलिवेट हो गया इंसिसुरा के बाद वाला, ठीक है, रेडियल आर्टरी में। वहीं पर अगर देखें हम, सॉरी रेडियल नहीं है, फेमोरल आर्टरी, सही तो है, ये था फेमोरल आर्टरी, रेडियल आर्टरी नीचे बनेगी। और जो ये ऊपर वाला पढ़े हैं ये है प्रॉक्सिमल एओर्टा का, प्रॉक्सिमल एओर्टा का था, प्रॉक्सिमल एओर्टा का। रेडियल आर्टरी ये फेमोरल आर्टरी में होता है, और ये प्रॉक्सिमल एओर्टा का बना था, और रेडियल आर्टरी का यहाँ पर बनाएंगे, आर्टरी का यहाँ पर बनाएंगे, कभी नीचे बनाएंगे। तो रेडियल आर्टरी में जब पहुँचता है तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही डंपिंग होने लगती है, मतलब छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, चलने लगेगा, छोटा 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 हो जाएगा, मतलब जो इसका है वो डैम्पिंग होने लगी, प्रेशर कम होने लगा। फिर आर्ट्रियोल में आएगा और छोटा हो जाएगा, और साथ में कैपिलरी में तो बिल्कुल लाइन जैसा दिखाई पड़ेगा इसे, ठीक है। तो ये होता है कंट्रोल ऑफ द पल्स प्रेशर, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज में, सिर्फ फेमोरल आर्टरी देखा, रेडियल आर्टरी देखा, आर्ट्रियोल देखा, कैपिलरी देखा, और प्रॉक्सिमल एओर्टा के बारे में देखा। अब हम देखते हैं वैस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी, वैस्कुलर डिस्टेंटिबिलिटी, यानी कितना कौन डिस्टेंट कर सकता है, उसके बारे में। उसके पहले एक बार एक चीज़ और देख लो, जो डिग्री ऑफ डैम्पिंग होती है, डिग्री ऑफ डैम्पिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डिग्री ऑफ डैम्पिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस टाइम कंप्लायंस, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस टाइम कंप्लायंस, रेजिस्टेंस टाइम कंप्लायंस, यानी कि रेजिस्टेंस टाइम कंप्लायंस की प्रोडक्ट के क्या होगा, प्रोडक्ट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिग्री ऑफ डैम्पिंग। तो ये बात हो गया डिग्री ऑफ डैम्पिंग के बारे में। अब देखते हैं वैस्कुलर डिस्टेंटिबिलिटी, वैस्कुलर डिस्टेंटिबिलिटी, वैस्कुलर डिस्टेंटिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो वो जो विजल होती हैं वो क्या होती हैं, डिस्टेंटिबल होती हैं। तो एक पॉइंट लिख लेना, ऑल विजल्स आर डिस्टेंसिबल, और वेन मोर डिस्टेंसिबल देन आर्टरी, ये चीज लिख लेना। इसीलिए वेन क्या, ग्रेटर रिजर्वायर होता है ब्लड का, जितना ज़्यादा बड़ा हो सकेगा उतना ज़्यादा ब्लड वैल्यूम इसमें रख सकेगा ना, तो इसीलिए ग्रेटर रिजर्वायर ऑफ द ब्लड होता है। और वेन्स को लार्ज वेन को क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस विजल, कैपेसिटेंस विजल भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ज़्यादा ब्लड उसमें होता है। देखो जो इसका फार्मूला होता है वैस्कुलर डिस्टेंटिबिलिटी का, वो होता है इंक्रीज इन वैल्यूम अपॉन इंक्रीज इन प्रेशर, इनटू ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि इसको ऐसे देख सकते हो, इंक्रीज इन वैल्यू डेल्टा बी अपॉन इंक्रीज इन प्रेशर डेल्टा पी इनटू ओरिजिनल वैल्यू। तो डेल्टा बी अपॉन
डेल्टा पी क्या हो जाएगा, कंप्लायंस, तो इसको कंप्लायंस भी लिख सकते हो ना, कंप्लायंस अपॉन बी, वैल्यूम, ओरिजिनल वैल्यूम कितना है। तो ये बात हो गया वैस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी के बारे में। अब हम देखते हैं वैस्कुलर कंप्लायंस। वैस्कुलर कंप्लायंस, कंप्लायंस का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं पीछे, तो वैस्कुलर कंप्लायंस देखते हैं, इसीलिए वहाँ बता दिया था क्योंकि आपको हल्का आइडिया रहे। वैस्कुलर कंप्लायंस, वैस्कुलर कंप्लायंस क्या होता है, वैस्कुलर कंप्लायंस इज इक्वल टू होता है इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन वॉल्यूम इन द आर्टरीज अपॉन इंक्रीज इन प्रेशर इन द आर्टरीज। ये क्या है, इंक्रीज इन वॉल्यूम, और ये क्या है, इंक्रीज इन प्रेशर इन द वेसल। यानी कि जो पिछला वाला ग्राफ था उससे एक चीज ध्यान देना, ये क्या है, जो कंप्लायंस होता है, कंप्लायंस होता है वो किसके बराबर होगा, वैस्कुलर जो डिस्टेंसिबिलिटी था उसको अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो कंप्लायंस क्या था, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी डी इंटू पी, वैस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी। तो वैस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी इंटू बी। तो आप लोग वहाँ से भी निकाल सकते थे, यहाँ से भी निकाल सकते थे। ये बात हो वैस्कुलर कंप्लायंस के बारे में। अब हम चलते हैं कुछ और चीज़ें देखते हैं, जैसे कि हम कैसे नापेंगे बीपी को, उसके बारे में पता करते हैं कि हम बीपी आखिर कैसे नापेंगे। तो बीपी को नापने के लिए दो मेथड होते हैं, एक होता है ऑस्कलटेटरी मेथड और एक होता है ऑसिलेटरी मेथड। ऑस्कलटेटरी मेथड देखो हम यहाँ पर कुछ जनरल आइडिया देते हैं, मेजरमेंट ऑफ बीपी। तो मेजरमेंट ऑफ बीपी, एक होता है डायरेक्ट कैथेटर मेथड, डायरेक्ट कैथेटर मेथड, ये मोस्ट एक्यूरेट होता है, ठीक है। डायरेक्ट कैथेटर मेथड, ऑस्कलटेटरी मेथड, ऑस्कलटेटरी मेथड, एक होता है ऑसिलेटरी मेथड, ऑसिलेटरी मेथड। देखो यहाँ पर हम समझ रहे हैं ऑस्कलटेटरी मेथड को, क्योंकि इसमें कॉर्टिकॉल साउंड आता है, उसके बारे में देखो। ऑस्कलटेटरी मेथड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ऑस्कलटेटरी मेथड के बारे में हम क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ें जान लेते हैं, क्योंकि देखो ये चीज़ें प्रैक्टिकल की हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में आप लोग नापते होंगे, एग्जामिन करते होंगे बीपी का, लेकिन हम यहाँ समझ लेते हैं। ऑस्कलटेटरी मेथड में क्या होता है, कफ लगाते हैं, हैंड में कफ लगाते हैं, वो सब बताते हैं कितना, 2 इंच मतलब जो कोबाइटल रीजन है उससे ऊपर लगाते हैं, हल्का सा ढीला रहते हैं कि जो गोली अंदर चली जाए, और उसमें फिर भरते हैं हवा भरेंगे, और इतना ज़्यादा भी नहीं भर देना होता है कि नसें ही बिल्कुल ब्लॉक हो जाए, फट जाए। तो भर, जैसे कि मान लो 120 mg है तो 160 180 तक भर दो। उसके बाद में क्या करोगे, 2 mm पर mmHg के लेवल से डिक्रीज करते जाओगे, तो एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पर कुछ टैपिंग साउंड सुनाई पड़ेंगे, जो जहाँ पर टैपिंग साउंड सुनाई पड़ेंगे वो क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर। और उसके बाद में जो क्वालिटी और टेंडर है साउंड का, वो डिक्रीज होता रहता है नीचे तक, और लास्ट में क्या हो जाता है, मफल्ड साउंड हो जाता है, जिसे जहाँ मफल्ड साउंड हुआ उसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, उस पॉइंट को डायस्टोलिक प्रेशर रिप्रेजेंट करता है। और जो मफल्ड प्रेशर और शार्प टाइपिंग प्रेशर था, मफल्ड प्रेशर बताओ यार, मफल्ड साउंड था और टाइपिंग साउंड था, इन दोनों के बीच में कई सारे साउंड होते हैं, इनको सबको मिला के क्या कहते हैं, कॉर्टिकॉफ साउंड। क्या कहते हैं, कॉर्टिकॉफ साउंड कहते हैं। तो यही कॉर्टिकॉफ साउंड इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर भी पता चल गया हमको। तो ये चीज़ आप लोग लिख लीजिए। चाहे इसमें क्या होता है, इसमें क्या करेंगे, इसमें लेंगे स्टेथोस्कोप,
एंड स्फिग्मोमेनोमीटर, और इसको लगाएंगे कहाँ पे, अप्लाइड ऑन ब्रेकियम, ब्रेकियम। ये किसका बात है, स्फिग्मोमेनोमीटर का, स्फिग्मोमेनोमीटर के कफ का। तो स्फिग्मोमेनोमीटर का कफ कहाँ लगाएगा, अप्लाई करेंगे ब्रेकियम पे, और जो स्टेथोस्कोप होगा इसको लिखेंगे कुबाइटल, कुबाइटल रीजन में, कुबाइटल फोसा के रीजन में। और उसके बाद में क्या करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं बियॉन्ड सिस्टोलिक लिमिट, सिस्टोलिक लिमिट। जब बियॉन्ड सिस्टोलिक लिमिट प्रेशर इंक्रीज हो गया तो उसके बाद क्या करते हैं, डिक्रीज बाई 2 mmHg until tapping sound not कम। और जो ये टैपिंग साउंड कम होगा, जब टैपिंग साउंड आ गया उसके बाद में जो टैपिंग साउंड है, इधर लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, आज की डिग्री पढ़ा नहीं, देखो ये चीज़ बता रहा, देखो जो टाइपिंग साउंड था, जो टाइपिंग साउंड था ये क्या हुआ, सेम हुआ। उसके बाद में क्वालिटी ऑफ साउंड चेंज होगी, और लास्ट में क्या हो जाएगी, मफल्ड साउंड होगी, या कह दो फाइनली क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। और इसी कंडीशन को देखो, जो जहाँ पर टाइपिंग साउंड होगा ये देगा, ये पॉइंट देगा सिस्टोलिक प्रेशर, और जहाँ पर डिसअपियर हो गया, मफल्ड हो गया, वो देगा डायस्टोलिक प्रेशर। तो इसमें ऐसे नापा जा सकता है। और जो इसमें योगदान देता है, इसमें ब्रेकियल आर्टरी में ब्लड फ्लो बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहले स्टेथोस्कोप में सुनाई दे रही होगी बीट वहाँ पे, उसके बाद में जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो रुक जाएगी, ब्लड फ्लो रुक जाएगा, किसमें, ब्रेकियल आर्टरी में। ब्रेकियल आर्टरी में ब्लड फ्लो रुक गया, इसका मतलब ब्रेकियल आर्टरी में जब हम प्रेशर धीरे धीरे कर रहे हैं तो जेटिंग ऑफ द ब्लड होगा, मतलब एक बार भर्ष से निकलेगा ब्लड, यानी कि एक बार प्रेशर से आगे निकलेगा, तो जेटिंग ऑफ द ब्लड होता है। इसी कारण टैपिंग साउंड सुनाई पड़ता है, इसीलिए क्या सुनाई पड़ता है, टैपिंग साउंड सुनाई पड़ता है। और एंटीक्यूबाइटल आर्टरी के द्वारा ये साउंड प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें कहते हैं कॉटकॉफ साउंड। तो इसमें साउंड होता है, इसे क्या कहते हैं, कोरोटकॉफ साउंड, कोरोटकॉफ साउंड कहते हैं। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट था, जो बता दिया। ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल की चीज़ें होती हैं, तो आप प्रैक्टिकल में अच्छे से पढ़ेंगे इसको, और प्रैक्टिकल अगर बनाएंगे अगली वीडियो तो बना देंगे इसको अच्छे से। ऑस्कल्टेटरी मेथड में क्या होता है, इसमें ऑटोमेटिक ऑस्कल्टेटरी डिवाइस यूज होती है, ठीक है। और डायरेक्ट कैथेटर में कैथेटर डाल देते हैं, मीडियम कोबाइटल वेन से अंदर डालेंगे और राइट एट्रियम पे जाके प्रेशर नाप लेंगे। तो ये डायरेक्ट मेथड कैथेटर मेथड होता है। जो ऑस्कल्टेटरी मेथड होता है, इसमें 10% के अराउंड आता है डायरेक्ट कैथेटर मेथड के। जो डायरेक्ट कैथेटर मेथड से प्रेशर आएगा उसके 10% के आसपास रहता है ऑस्कल्टेटरी मेथड में प्रेशर। ये सब चीज़ें जनरल चीज़ें होंगी जो आपको जानना जरूरी है। अगला वीडियो आएगा शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर, ठीक है। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नए वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।